90% वोट यहाँ मुसलमानों का है। लोगों की दुआएं हैं, सब लोग मेरे साथ हैं। 2016 में आप अपनी सीट गंवा बैठे। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 2,04,000 वोटर्स है। तो 2 मरतबा एमएलए रहते हुए आपने यहाँ के लोगों को क्या दिया है? हज़ारों स्कूल ऐसे हैं, लाखों टीचर्स ऐसे हैं जो 20-25 साल से बिना वेतन बेचारा पढ़ा रहे हैं। बीजेपी कह रहे हम सरकार बना रहे हैं। या आसामी लोगों से बीजेपी ने वादा किया था जो घुसपैठ यहाँ हुई है या आए हैं उसको निकालना है। मिलत टाइम्स का चुनावी दौरा लगातार जारी है और इस वक्त हम आसाम के जनिया विधानसभा में हैं। जनिया विधानसभा बहुत तारीख़ी इसलिए है कि एक तरफ जहां यहाँ मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, उसी तरफ दूसरी इसकी तारीख़ यह है कि हिंदुस्तान के साबिक़ सदर जमहूरिया राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद पहली मरतबा इसी जनिया विधानसभा से एमएलए मुंतखब हुए थे और फिर वो एमपी भी बने बारपेटा से और फिर हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात यह है जनिया विधानसभा की कि इस विधानसभा से बीजेपी ने भी अपना जो उम्मीदवार उतारा है वो किसी हिंदू कैंडिडेट को नहीं बल्कि मुसलमान को टिकट दिया है। बीजेपी वो जो एक तरफ ये कहती है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए और बीजेपी मुसलमानों को टिकट भी नहीं देती है। 2019 के लोकसभा में एक सिंगल कैंडिडेट बीजेपी ने मुसलमान नहीं उतारा था, न ही बिहार यूपी किसी जगह के चुनाव में मुसलमानों को टिकट दिया था। उसी बीजेपी ने आसाम में 8 विधानसभा का टिकट मुसलमानों को दिया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि आसाम में मुसलमानों के बगैर उनकी नैया पार नहीं लग सकती है। और जब से कांग्रेस AIUDF के दरमियान समझौता हुआ है, कांग्रेस ने AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल को मुसलसल निशाना बनाना शुरू कर दिया है और बड़ी बड़ी रैलियों में कहा जा रहा है कि आपको किसको चुनना है, अजमल को या मोदी को। बहरहाल इन सब मुद्दों पर सियासत हो रही, बातचीत हो रही है। इस वक्त हम जनिया विधानसभा में जिस शख्सियत से बातचीत करने जा रहे हैं और आपको जो दिख रहे हैं हमारे साथ, ये है डॉक्टर रफ़ीकुल इस्लाम। रफ़ीकुल इस्लाम साहब जनिया विधानसभा से एमएलए रह चुके हैं, मौजूदा एमएलए हैं और दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं AIUDF और कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवार की हैसियत से। इसके अलावा AIUDF का अहम चेहरा है, स्पोक पर्सन भी है। रफ़ीकुल इस्लाम साहब मिलत टाइम्स में खुशामदीद। शुक्रिया आपको तो यहाँ कोई टेंशन नहीं होगा कि आप निकले हुए हैं, क्योंकि आपके मुकाबले में एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ जो राजर दल का एक उम्मीदवार है और 90% वोट यहाँ मुसलमानों का है। तो कोई दिक्कत है यहाँ आपको? नहीं, ऊपर वाला का शुक्र है और लोगों की दुआएं हैं, सब लोग मेरे साथ हैं और खूब साथ दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। तकरीबन 95% लोग जो है मुझे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वोट डालेंगे। अब जो 5% रह गया उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हमारा बक्से में आ जाए और मेहनत चल रही है, लोग बात जा रहे हैं, दुआएं खूब ले रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल है, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है। तो मुद्दे क्या है जिसके बुनियाद पर एक तरफ तो आपका है कि वोट बैंक पूरा महफूज है, कांग्रेस का अलायंस हो गया और रिज़र्व सीट एक तरह से हो गई आपके लिए, लेकिन लोगों को आप देंगे क्या जीतने के बाद? उम्मीदें बहुत है लोगों की और जो इलाका है बहुत बैकवर्ड एरिया है आपका। बिल्कुल आपने सही कहा, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। अभी चूँकि 100% लोग दुआएं दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वोट भी डालेंगे वो मेरे पक्ष में, तो मेरी जिम्मेदारी ये बन जाएगी कि ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 2,04,000 वोटर्स है जी। तकरीबन 3 लाख पॉपुलेशन ले लीजिए आप, जो सब मैं सबका विधायक हूँ, आज भी हूँ और इंशाल्लाह कल भी होऊंगा और सबके लिए मेरी जिम्मेदारी बढ़ेगी, कोशिश करूँगा मैं। और उम्मीद है कि अभी तक तो मैं विधायक था, 2 मरतबा मैं विधायक रह चुका हूँ और ये 3rd टाइम जो अगर ऊपर वाला मुझ पर रहम करे तो 3rd टाइम का मैं विधायक होऊंगा। लेकिन जो माहौल आपने देखा होगा आसाम में, इस मरतबा हमारा जो गठबंधन है कांग्रेस, AIUDF, CPI, CPI-ML, BPF, गणमोर्चा, ये 7 दल का जो है सरकार इंशाल्लाह हमारी आ जाएगी और बीजेपी नागपुर ठिकाना लग जाएगी। तो सरकार आ जाने के बाद कैबिनेट हमारी हो जाएगी तो लोगों का जो हाई एक्सपेक्टेशन है तब जाके हम कुछ कर पाएंगे और उम्मीद है। मसाइल तो बहुत सारे हैं। अब 2 मरतबा एमएलए रहे, 2011 में भी आप जीते थे जैसा कि मुझे याद आ रहा है, 2016 में आप अपनी सीट गंवा बैठे, फिर आपको ज़िमनी चुनाव में आपको कामयाबी मिली। तो 2 मरतबा एमएलए रहते हुए आपने यहाँ के लोगों को क्या दिया है? देखिए, लोगों का प्यार मैंने खूब लिया और प्यार में खूब दिया लोगों को। और यह जो मसाइल है एजुकेशन पे मैंने खूब बोला आसाम में, सिर्फ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं पूरे आसाम के लिए। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तब तक जब मैं फ़र्स्ट टाइम विधायक था मैं PhD का स्टूडेंट था, अभी तो कंप्लीट हो गया। खैर, ये कहना है कि जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत बुरा हाल था, स्कूल में टीचर नहीं है और यहाँ एक वेंसर स्कूल का कॉन्सेप्ट है जो लोगों ने खुद स्कूल को इस्टेब्लिश किया, बनाया, बच्चे वहाँ के पढ़ते हैं, टीचर्स मतलब तनख्वाह नहीं उनकी, वो पढ़ाते हैं, फिर एक वक्त जाके सरकार उसको सरकारीकरण करते हैं। ये 30-35 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है। तो हज़ारों स्कूल ऐसे हैं, लाखों टीचर्स ऐसे हैं जो 20-25 साल से बिना वेतन बेचारा पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर ख्याल नहीं किया। तो उसके लेके मैंने खूब
लड़ाई की और कई विधायकों ने लड़े, तो जाके एजुकेशन पे मैंने खूब लड़ा पूरे आसाम के लिए, इस सिस्टम को सुधारने के लिए। थोड़ा बहुत सुधरा लेकिन अभी पूरा नहीं सुधरा, तो इसमें मैंने अच्छा खासा एक फोकस मैंने किया। यहाँ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक नदी है, बेकी नदी बोलते हैं, वो बहुत नदी वो काटती हैं, मतलब है कि लोगों बेघर बहुत हुआ, इरोटेड लोग हुए। अब उन इरोटेड लोगों के लिए मैंने सरकार के सामने बहुत चिल्लाया, बहुत रोया। बहुत स्कूल कॉलेजेस आपके मार्केट मस्जिद मंदिर उस नदी के अंदर समा गए। इसके लिए मैंने सरकार का मतलब ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन चूंकि बीजेपी सरकार थी अभी 5 साल कोई कुछ दिया नहीं, उन्होंने खास कुछ नहीं किया है। अभी हम सरकार आने के बाद इसको करना है, इसको तो ज़रूरी है। सरकार आने की पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है। बीजेपी कह रहे हम सरकार बना रहे हैं, उसने अंदाज़ा भी लगा लिया पर असम में इतनी सीट आ रही है, इतनी सीट आ रही, सरकार हमारी बनेगी। देखिए अभी मोदी जी इस महीने में कई 5-6 मरतबा तो आ चुके हैं, और अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी, ना जाने कौन कौन इनके मंत्रियाँ एकदम पूरे लाइन लगाए हुए हैं। हालांकि यहाँ जो पिछले बाढ़ में जो ये सैलाब हुआ था, 3-3 महीने सैलाब के नीचे आसाम के लोग डूबे रहे, 100 से ज़्यादा लोग मरे, लाखों हेक्टेयर ज़मीन सब्जियां खेती बर्बाद हुई, लेकिन एक बीजेपी के मंत्री आने का उनको अवसर नहीं मिला, वक्त नहीं मिला। मोदी जी ना आए, ना 1 रुपया का कोई पैकेज घोषणा किया, ना दिया। अभी देखिए किस कदर आ रहा है, ये लोगों को तो मालूम हो गया कि ये जुमलाबाज है, कुछ देने वाला नहीं है, इसलिए बीजेपी को तो खदेड़ेंगे। और जो यहाँ आसाम के एक अहम मसला और है, जो जाति माटी भेटी वाला मसला है, सिटीजनशिप का मसला है, विदेशी का घुसपैठ का मसला है। बीजेपी चिल्लाते तो है कि घुसपैठ को हम निकालेंगे, या आसामी लोगों से बीजेपी ने वादा किया था जो घुसपैठ यहाँ हुई है या आए हैं उसको निकालना है, लेकिन दुनिया को मालूम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बीजेपी ने जो पास किया है, जिसको आप का बोल सकते हैं, इसके ज़रिए CAA, इसके ज़रिए बीजेपी ने 71 के बाद आसाम एकॉर्ड में 71 का एक कंडीशन है कि आफ्टर 71 जो भी यहाँ आया होगा वो विदेशी है, ट्रीट किया जाएगा, और 71 से पहले आसाम में जो यहाँ रह रहा होगा उसको इंडियन ट्रीट किया जाएगा। एक ट्रीटी है, एक मतलब एक्ट एकॉर्ड है। तो 71 के बाद वालों को सिटीजनशिप देने का काम बीजेपी ने किया है, जो आसामी लोगों को कतई ये बर्दाश्त नहीं है, इसलिए कि विदेशी का बोझ आसामी लोग नहीं लेंगे। बीजेपी ये विदेशी के पक्ष में है, जो बांग्लादेश से हिंदू विदेशी आए हैं उसके पक्ष में है, और आसामी जो लोग हैं, हिंदू हो मुसलमान हो, हम लोग सब मिल के विदेशी के विपक्ष में है। 71 के बाद के विदेशी को जाना है, तो इसीलिए जो लोग बहुत खफा है बीजेपी से, वादा खिलाफी किया है, जुमलाबाजी किया है, झूठ बोला है। 25 लाख नौकरी के वादा किया था कि आसाम में 5 साल में 25 लाख नौकरी देंगे, सिर्फ 80,000 लोगों को नौकरी दे पाया, और मतलब 3% फेल हो गया, और जो वादा किया था सब वादा फेल हुआ। बीजेपी कह रहे, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने विदेशियों को यहाँ जगह दी है। बीजेपी तो कह रही कि जितने सारे ब्रह्मपुत्रा के किनारे आबाद हैं सब के सब बांग्लादेशी मुसलमान, इन सबको निकालना है, और इसीलिए NRC की जो फाइनल लिस्ट आई उस पर बीजेपी को इत्मीनान नहीं है, क्योंकि उसमें मुसलमानों का नाम कम आया है, और बीजेपी अब दोबारा NRC लाने की कोशिश करने के फिराक में है। ये तो बीजेपी की जुमलाबाजी है, लोगों को बहकाने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में NRC का काम चला। हाँ, जिन लोगों को बीजेपी बांग्लादेशी बोलती हैं वो लोग सबके पास 100 साल पुराना रिकॉर्ड्स है उनके पास। 51 की NRC में हर किसी के बाप दादे का नाम है। इन लोगों ने सब अपना जो रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स है उसको ऑफिशियली सबमिट किया। आसाम सरकार के 50,000 एम्प्लॉयज़ ने 5 साल काम किया, खूब एग्जामिन किया है, 3 तरफा एग्जामिन करके लोगों का नाम उसमें इंक्लूड हुआ है, और पूरा सुप्रीम कोर्ट के सुपरविज़न में हुआ है, और 95% लोगों का नाम आ गया। इसलिए उनका सरदर्द है कि उनके पास जो बीजेपी के नेता आ रहे हैं उनके पास भी उतना कागजात नहीं है जो हमारे पास है। इस इलाके के लोगों के पास 100 साल पुराना बाप दादा का रिकॉर्ड है। ये सब इंडियन है, अनडिवाइडेड इंडिया के लोग हैं, एक भी विदेशी नहीं है इस इलाके में। हाँ, विदेशी हैं 71 के पास के बाद जो आए हैं, बांग्लादेश से बंगाली हिंदू कुछ आए हैं, उसके पक्ष में तो बीजेपी है, हम तो उसको खिदड़ने के पक्ष में है। 71 के बाद का एक भी यहाँ नहीं रहेगा। आसामी लोगों को बर्दाश्त नहीं है, 71 के बाद के विदेशी का बोझा हम नहीं लेंगे, लेकिन बीजेपी उसके पक्ष में है। आपने पीछे सोनिया गांधी का भी बैनर लगाया हुआ है, वहाँ बदरुद्दीन अजमल का भी, लेकिन आपकी जो सीट है जनिया, यहाँ से जो आपके पिछले विधायक रहे अब्दुल खालिक साहब, उनसे आपकी बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई रही है। 2011 में भी रही, और 16 में भी उन्होंने आपको हराया, फिर 19 में भी वो आपसे ऊपर हो गए, फिर असेंबली के इलेक्शन में जो उपचुनाव उसमें आप जीते। तो उनका आपको सपोर्ट मिल रहा है अब्दुल खालिक साहब का, या जो लड़ाई है पुरानी वो बाकी है? नहीं, बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है। ये जो इलेक्शन हमारा जो कैंपिंग कमेटी है इसके वो चीफ एडवाइज़र है,
वो हमें एडवाइस कर रहे हैं। ये पूरी टीम यहाँ देखिए, जो ब्लॉक कांग्रेस की, ये डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है, ब्लॉक कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मेरे पास है, प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस के हमेशा मेरे दाएं बाएं लोग रहते हैं, मेरे यूडीएफ के कमेटी, कांग्रेस के कमेटी, सीपीएम के कमेटी, 3 दल के ही लोग यहाँ सपोर्टर दिल से है वो साथ, दिल से साथ में है। और जो एक मरतबा जीत गए ये रफ़ीकुल इस्लाम, तो फिर हमारी जो ख़ानदानी सीटें ख़त्म हो जाएगी, इसलिए इनको कमज़ोर करना है। ऐसा नहीं है, किसी के ख़ानदानी नहीं है, सीट तो जनता की है, सीट जनता की है। जनता उनको भी लीडर मानते हैं, उनको एमपी बना दिया, जनता मुझे भी लीडर मान के मुझे विधायक बना रहा है बार बार। हम दोनों भाई में बहुत मोहब्बत है। वो पॉलिटिकल लड़ाई थी, 2 पार्टी से 2 लोग आते थे, वो पॉलिटिकल बात थी, वो दिली दुश्मनी नहीं है, दिल दोनों का एक ही है, हम मिले हुए हैं और खूब सपोर्ट कर रहे हैं। आप उसी का देख रहे हैं, मेरे ऑफिस में सोनिया जी का फ़ोटो है, आजमल साहब के फ़ोटो है, अब्दुल खालिक साहब जो मेरे एमपी है उनका फ़ोटो है, मेरा भी है, वह सीपीएम के लीडर की फ़ोटो है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट की इनके फ़ोटो है, और सब मिल के हम लोग लड़ रहे हैं पूरे आसाम में। चूँकि आपने पहले बोला है कि फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब यहाँ से बिलोंग किए हैं, मेरा फादर का बहुत अच्छे दोस्त थे अली अहमद साहब, और हम वही सब ख़ानदान के घराने के हैं, तो हमारा दिल भी बहुत बड़ा है। हम तो बहुत बड़े दिल लेके सब लोग में जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो आप थे डॉक्टर हाफिज़ रफ़ीकुल इस्लाम, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नुमाया चेहरा है, लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, स्पोक पर्सन के तौर पर जाने जाते हैं। ख़ुद इनकी गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि पार्टी की बात कितनी अच्छी अंदाज में रखते हैं, अच्छी तौर पर रखना चाहते हैं और अच्छे अंदाज में फ़ाइट कर रहे हैं। कह रहे हैं जीत हमारी यकीनी है, अगर जीत हो जाती है, जीत तो खैर इनकी यकीनी है, कोई उसमें तशद्दुद नहीं है, शक है सरकार बनने पर। कह रहे अगर सरकार हमारी बन जाती है तो बहुत कुछ करना है जो बीजेपी की गवर्नमेंट की वजह से नहीं हो सका है। सवाल का सिलसिला ख़त्म करना था, लेकिन और आखिरी सवाल करेंगे कि जो आपके चीफ है बदरुद्दीन अजमल साहब, उन पर इल्ज़ाम लग रहा है, उन्होंने खुद भी जवाब देने की कोशिश की है कि कांग्रेस के साथ जो अलायंस हुआ है तो बड़ा दब करके उन्होंने अलायंस किया। कहाँ 31 सीटों की मांग थी, 18 सीटों पर आप लोग दूसरी मरतबा में जीत गए थे, यहाँ 14 सीटों पर आप लोगों ने इक्तफा कर लिया। आपके वर्कर काफ़ी नाराज़ है, उनको टिकट नहीं मिल सका है। देखिए, असल तो बीजेपी को भगाना है, उसमें तो सेक्रीफाइस करना ही होगा। हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, कांग्रेस ने भी सेक्रीफाइस किया है। जैसे कि चीफ मिनिस्टरशिप की बात है, ये हमने बार बार ऐलान किया है, एआईयूडीएफ से हमारा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, कांग्रेस से ही कोई जो उनके मजबूत सब जाति जनगोष्ठी को साथ लेके चलने वाला, बड़ा दिल वाला, एक मतलब पायस, एक अच्छे लोग कांग्रेस से ही आएगा, हम उनको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, हम चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। आप लोग कौन सी मिनिस्ट्री लेंगे? वो तो हम लोग एक साथ बैठ के मिलजुल के लेंगे, अभी तो कुछ कहने से चीफ मिनिस्टर का नहीं, बिल्कुल डिप्टी या कुछ इस तरह की कोई बात नहीं है। कांग्रेस से चीफ मिनिस्टर बनेगा, चूंकि वो लीडर होगा, हाउस का लीडर होगा, फिर उनके साथ बैठ के। अभी एक अफवाह उड़ी हुई है या इल्ज़ाम भी लग रहा है कि मौलाना अजमल एक जगह कह दिया कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, सरकार कैसे बनेगी, वो हम तय करेंगे, कोई और तय नहीं करेगा। तो इस पर काफ़ी बीजेपी ने हंगामा भी मचाया मीडिया में भी। बीजेपी देखिए, बीजेपी हंगामा मचा रहा है, हम हंगामा तो हम में मचना चाहिए, लेकिन हम में नहीं मच रहा। हम बनाएंगे मतलब मैं नहीं बनाऊंगा, हम 7 दल है ना, 7 दल मिल के हम लोग बनाएंगे, ये आजमल साहब ने कहा। हम ही तो बनाएंगे, आजमल साहब रहेंगे उसमें गौरव गगोई और रिपुन बोरा साहब रहेंगे, उसमें सीपीएम के लीडर रहेंगे, अजीत भुइया रहेंगे, उसमें हग्रामा मोहिलरी रहेंगे, सब एक साथ बैठेंगे और दोस्ती के अंदाज में बढ़िया सा ज़बरदस्त मजबूत एक कैबिनेट होगा और खूब काम करेंगे आसाम के लोग में। यही है, अब बीजेपी के पैरों तले ज़मीन नहीं है, खिचक चुकी है, इसलिए भोखला के इस तरह की बातें कर रहे हैं। और रोज़ाना बीजेपी 10-10 मरतबा आजमल साहब के नाम ले रहे हैं। बीजेपी को लेना चाहिए था कि स्कूल हमने इतना सुधारा, इतना सुधारना बाकी है। उनको कहना चाहिए था कि हम इतने विदेशी को भगाया, नहीं भगाया तो लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए था। बीजेपी को ये हिसाब देना चाहिए, हमारा जो तेल का यहाँ वो खाद है उसको बेच दिया, एयरपोर्ट को बेचा, लीज में दिया, चिड़ियाघर को लीज में दे दिया, रेल स्टेशन को बेच रहा है। इसका जवाब बीजेपी को देना था। ये नदी का प्रोटेक्शन के ये जवाब बीजेपी को देना था। 25 लाख नौकरी का वादा किया था, बीजेपी को इसका जवाब देना था। इसका जवाब तो कुछ है ही नहीं। अब सिर्फ बीजेपी हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, मुगल और अजमल जितने मरतबा आजमल साहब का नाम ले रहे, इतना मरतबा अगर बीजेपी वाले ऊपर वाला का नाम ले ले, शायद उनका भला हो जाए। तो बीजेपी से हमें कहना है, दावत दे रहे हैं। बिल्कुल वो ऊपर वाला का नाम ले और लोगों से जो वादा किया था अगर पूरा नहीं हुआ, कम से कम माफ़ी मांग ले। तो आप थे डॉक्टर रफ़ीकुल इस्लाम, आपने इनको सुना, काफ़ी बातचीत हुई। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आपका कमेंट है, ज़रूर लिखिए, तबसरा कीजिए। अगर आप जानिया विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके इलाके के मसाइल क्या, इशूज़ क्या है, उसको भी आप कमेंट में मेंशन कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि रफ़ीकुल इस्लाम तक आपका कमेंट पहुँचाए, आपके मैसेज को पहुँचाए और दुआ दीजिए इनको आप अपनी। अगर ये जीत जाते हैं, जीतेंगे तो ही, अगर सरकार बन जाती है तो आपके इलाके के लिए विकास करेंगे। आसाम का दौरा हमारा लगातार जारी है। 2 मई को रिज़ल्ट आएगा, 6 अप्रैल को चुनाव होना है, पता चलेगा किसकी आसाम में सरकार बनती है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है।
हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।